तो पूरी दुनिया इस वक्त अमेरिका की ओर टकटकी लगाए हुए है। भारत से लेकर चीन तक, जापान से लेकर कनाडा तक सभी देश ट्रंप के टैरिफ प्लान का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल कल से डोनाल्ड ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होने जा रहा है। जैसे को तैसा कह सकते हो इसको आप। इससे दुनिया भर का माहौल तनावपूर्ण है। ट्रंप के टैरिफ वॉर से चीन, कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान और ब्राजील सबसे ज्यादा घबराए हुए हैं। वहीं भारत को राहत की उम्मीद है, लेकिन होगा क्या, यह अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अमेरिका के टैरिफ को लेकर दुनिया भर में तनाव का माहौल है। 2 अप्रैल को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होने जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि ऐसा करने से अमेरिकी व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि दूसरे देशों को इससे नुकसान होगा। कई देशों ने ट्रंप के इस फैसले को मनमानी माना है। इसी वजह से अमेरिका के विरोध में कई आर्थिक मोर्चे तैयार होने लगे हैं। दावा है कि चीन, जापान और दक्षिण कोरिया ने अमेरिका की काट ढूंढ ली है। ये तीनों देश अमेरिकी टैरिफ का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आर्थिक सहयोग बढ़ाने का खाका तैयार कर रहे हैं। वहीं भारत ने भी प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। भारत और चीन ने व्यापारिक संबंध मजबूत करने के संकेत दिए हैं। दावा है कि चीन भारतीय उत्पादों का आयात बढ़ाने की योजना बना रहा है। वैसे कयास तो ये भी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को बड़ी राहत दे सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती का असर टैरिफ पर दिखाई पड़ सकता है। रिपोर्ट की माने तो अमेरिका भारत को चीन, मैक्सिको और कनाडा वाली कैटेगरी से नहीं जोड़ेगा, यानी टैरिफ के मुद्दे पर भारत को अलग श्रेणी में स्थान देगा। जानकारों का मानना है कि अमेरिका की चीन, मैक्सिको और कनाडा के साथ कई मुद्दों पर तनातनी है, गहरे मतभेद हैं, जबकि भारत के साथ सिर्फ टैरिफ को लेकर थोड़ी असहमति है, जिसे संवाद के जरिए सुलझाया जा रहा है। मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप के पहले 4 वर्ष का मेरा जो अनुभव था, जो गर्मजोशी थी, जो उत्साह था, जो विश्वास था, वही गर्मजोशी, वही उत्साह, वही विश्वास के साथ हम फिर एक बार साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। पूरी दुनिया की नजर 2 अप्रैल पर टिकी है। अब देखना है कि ट्रंप के फैसले से किसकी आफत बढ़ती है और किसे राहत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो रिश्ते आपको खूब समझ में आ जाते होंगे। अमेरिका, भारत, प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये सब कुछ समझ में आता होगा। लेकिन जैसे टैरिफ वाली बात आती होगी तो कई लोगों को समझ में नहीं आता होगा। बात सर के ऊपर से निकलती, क्या है ये टैरिफ बम, क्या है रेसिप्रोकल टैरिफ। आइए समझते हैं। देश के जाने माने अर्थशास्त्री आकाश जिंदल से मेरे साथ मौजूद हैं। आकाश जी, रेसिप्रोकल टैरिफ, इसको लेकर इतनी बातें हो रही हैं, इसके असर की बात हो रही है। हम तो सीधे ये समझ पाए हैं कि वहाँ से आयात करो, यहाँ से निर्यात करो। आयात निर्यात का ये जो रिश्ता है, इस पर ये असर पड़ेगा। कौन ज़्यादा आयात करता, कौन ज़्यादा निर्यात करता, इसका भी बड़ा खेल है। चीन वाली बात अगर रिपोर्ट में आप सुन पाए हो कि भारत से चीन ज़्यादा आयात करेगा, ये भी एक तरीके का डर रहेगा अमेरिका को। थोड़ा सा इसको समझाएं आप कि दर्शक समझ पाएं कि ये वर्तमान में ट्रंप क्या करना चाह रहे हैं और कैसे पूरी दुनिया के व्यवसाय पर इसका असर पड़ रहा है। डॉक्टर प्रवीण, आपने बहुत बढ़िया शुरुआत की। चीन भारत से अगर ज्यादा आयात करता है तो अमेरिका को कुछ डर रहेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले तो दर्शकों को बता दूं कि टैरिफ का मतलब क्या है। टैरिफ का मतलब दर्शकों ये है कि अमेरिका जो भी इंपोर्ट करता है, जहां जहां भी टैरिफ लगेंगे तो वहां पे वो टैरिफ लगा देगा। यानी आज अगर अमेरिका के अपने कंज्यूमर को $10 में वो चीज मिल रही है, 20% टैरिफ लग रहा है, तो वो सीधा सीधा $14 में मिलनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी और अमेरिका में स्लो डाउन और बढ़ जाएगा। क्योंकि टैरिफ किस पे लगा रहे हो? टैरिफ किसी देश पे नहीं लगा रहे। जो लगा है चाइना, मैक्सिको, कनाडा, वो जो वहां से आ रहे प्रोडक्ट हैं, जो अमेरिकन उनको इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर टैरिफ लगाए जा रहे हैं। अपनी महंगाई बढ़ाएंगे, अपना स्लो डाउन बढ़ाएंगे। और अमेरिका के अंदर भी इस चीज को लेके एक ऑपोजिशन है कि क्यों
इकोनॉमी के साथ ऐसा किया जा रहा है। और दर्शकों को थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं, हालात ये हैं, अमेरिका की इकोनॉमी खुद एक बुरे दौर से गुजर रही है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशंदल.in का मानना है कि अमेरिका को सबसे पहले अपने हालात देखने चाहिए। रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद 2 क्वार्टर तक अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में गई, यानी अमेरिकन इकोनॉमी रिसेशन में गई टेक्निकली। 2023 अमेरिका में एक कॉन्सेप्ट है डेट सीलिंग, कि अमेरिका कितना कर्जा ले सकता है। उनको वो डेट सीलिंग के कॉन्सेप्ट को सस्पेंड करके और कर्जा लेना पड़ा खर्चा चलाने के लिए। डेफिसिट उनकी इकोनॉमी में चल रहा है। तो अमेरिका की इकोनॉमी खुद हालत खराब है। पहले कनाडा, मेक्सिको, चाइना, अब अगर सब पे टैरिफ लग जाएगा क्या होगा? या तो वो प्रोडक्ट अमेरिका में मिलना चाहिए, ऑल ऑफ अ सडन रातों रात तो प्रोडक्ट अमेरिका में बनना शुरू नहीं हो जाएगा। या ये होता कि एक कंट्री की जगह दूसरे से इंपोर्ट हो जाता। अब तो बात यह है कि रेसिप्रोकल टैरिफ उस पर भी लगेंगे, उस पर भी लगेंगे। तो होगा क्या? अमेरिका में इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी, अमेरिका में स्लो डाउन और बढ़ जाएगा और ये ग्लोबल रिसेशन की तरफ ले जाएगा। मुझे इसमें कहीं पे भी जो है ऐसा नहीं लगता कि अमेरिकन इकोनॉमी को कोई फायदा मिल जाएगा। ऐसा तो है नहीं है कि जो चीज़ इंपोर्ट हो रही थी और जब पीछे कनाडा, चाइना, मेक्सिको पे भी टैरिफ लगे हैं तो बहुत सी तो एसेंशियल चीज़ें थी जो अमेरिकन कंज्यूम कर रहे हैं। एक चीज़ और बताऊं दर्शकों को, पिछले 3 साल से अमेरिका इन्फ्लेशन से फाइट करने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था, इन्फ्लेशन में काबू में लाया जाए। जिस इन्फ्लेशन को काबू में लाने के लिए पूरे भरसक प्रयास किए जा रहे थे, वही इन्फ्लेशन अब बेकाबू हो जाएगी। और डॉक्टर प्रवीण ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही शुरू में, वो बात बहुत बहुत ध्यान देने योग्य है। वही मैं तमाम ग्लोबल चैनल्स पे बात कर रहा हूँ जो डॉक्टर प्रवीण ने कही है कि अगर दुनिया में और अलायंसेस बन गए और ब्लॉक्स बन गए, जैसे इन्होंने इशारा किया कि अगर चाइना हिंदुस्तान से ज़्यादा इंपोर्ट करना शुरू हो जाता है और कंट्रीज के बायलैटरल या मल्टीलैटरल टाई अप्स हो गए या अमेरिका को इग्नोर किया जाने लगा ग्लोबल ट्रेड में, तो अमेरिका का क्या हाल होगा। और डी डॉलराइजेशन, डॉक्टर प्रवीण को तो पता है, बहुत से शोज हमने इस पे भी किए हैं। डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर का वर्चस्व दर्शकों कम होता जा रहा है, वो अगर और बढ़ गई तो अमेरिका का क्या होगा। तो इसलिए अमेरिका जो कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, मेरे हिसाब से बहुत क्वेश्चन मार्क्स है और उसका रिजल्ट कहीं से भी अमेरिका के लिए अच्छा नहीं लग रहा। और इसका 10 सेकंड और लूंगा, इसका प्रत्यक्ष ये है कि जब ये रेसिप्रोकल टैरिफ का डे आया, वहां 3 स्टॉक मार्केट्स हैं, नेस्डेक, डाउ, S&P 500, तीनों में भयंकर गिरावट देखी। तो तीनों जो मार्केट्स हैं वहां की मेन, उनमें भयंकर गिरावट क्या दर्शाती है कि क्या अमेरिका पसंद कर रहा है इन चीजों को या नहीं। जी, दूरदर्शिता के लिहाज से देखा जाए तो ये नुकसान का सौदा होगा, ये आपकी बात से ओवरऑल समझ में आता है। आपने बड़ा डिटेल में इसको हमारे सामने रखा, दर्शकों के लिए रखा है। संजीव श्रीवास्तव जी जाने माने फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और आपको सुन भी रहे थे, वो मैं उनको इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया था। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी संजीव जी। तो संजीव जी, आपने बात सुनी अभी जो आकाश जी ने कही है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएं आप। हम ये भी जानते हैं कि अमेरिका आज की तारीख में अपनी कमाई बढ़ाने से ज़्यादा जो उस पर दबाव है, यानी वो दूसरों का टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ही ये है कि वो दूसरों पर भी ये दबाव बना रहा है कि तुम भी अपना टैरिफ कम करो, तो फिर अपने आप यहाँ पर जो है टैरिफ कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ ये नहीं है कि हम अपना टैरिफ बढ़ा रहे हैं, हम तुम्हारा टैरिफ भी कम करवाना चाहते हैं। क्या ये भी एक स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है और ज़्यादा प्राइम फोकस इसी बात पर है? देखिए, निसंदेह मैं जिंदल साहब से सहमत हूं, उन्होंने जो बात कही है। और जाहिर है कि ये जो नीति है वो अमेरिका फर्स्ट की है, एक ट्रांजैक्शनल नीति है जिसमें कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर राष्ट्रपति ट्रंप इस तरीके के निर्णय कर रहे हैं। लेकिन मेरा प्रवीण जी स्पष्ट रूप से मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि एक न सिर्फ एक बड़ी सामरिक महाशक्ति है बल्कि सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति भी है, उसको जो अपने जो स्टेचर के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। जाहिर है कि उसका जो व्यवहार उस तरीके का नहीं हो सकता कि जैसा कि किसी अफ्रीका के किसी देश का हो या किसी लो एंड मिडिल इनकम कंट्री के जैसा हो। यदि आप बड़ी इकोनॉमी है, यदि बड़ी महाशक्ति है, तो आपकी जाहिर है कि जो आपका जो प्रभाव है वो भी बड़ा होता है। विश्व में डॉलर का प्रभाव अभी भी बहुत बड़ा हुआ है और जाहिर है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने डी डॉलराइजेशन वगैरह को लेकर के अपनी चिंताएं व्यक्त की है, ब्रिक्स की आलोचना की है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर्थिक रूप से भी दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है।
और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यदि अपने व्यवहार में इस तरीके का बदलाव लाता है कि वो एक सामान्य किसी लो एंड मिडिल इनकम कंट्री जैसा और एक बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक होकर के बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शनल होकर के व्यवहार करेगा, तो इससे अमेरिका की जो ये ग्लोबल जो उसकी महाशक्ति का स्टेचर है वो बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। दूसरा, प्रवीण जी, आज हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में रह रहे हैं। आज का जो विश्व है एक ग्लोबल विलेज में हम रहते हैं, एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं। आज सिर्फ अमेरिका ही सुपर पावर नहीं है, बल्कि अन्य महाशक्तियां भी उभर चुकी हैं, जिसमें भारत है, चाइना है, रशिया भी अपने आप को रिसर्च कर रहा है। उसी तरीके से ब्राजील, साउथ अफ्रीका, जापान, जर्मनी जैसी जो महाशक्तियां हैं, जाहिर है कि ये सभी इमर्ज की हुई बड़ी शक्तियां हैं और अमेरिका की इकोनॉमी की निर्भरता इन महाशक्तियों के ऊपर है। यदि ये महाशक्तियां एकजुट हो जाती हैं और यदि वो रिटेलिएटरी मेजर्स लेना शुरू कर देती हैं अमेरिका की इकोनॉमी के खिलाफ, तो अमेरिका की इकोनॉमी बहुत ही सीवियरली हिट होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को विश्व के आर्थिक मामलों को डिक्टेट करने की मंशा त्यागनी होगी। जाहिर है कि भारत का तो रुख आप देख रहे हैं प्रवीण जी, हम बहुत ही धैर्य पूर्वक चल रहे हैं, लेकिन अनेक ऐसे राष्ट्र हैं। कनाडा ने तो अमेरिका से अपने संबंधों को समाप्त करने की बात कही है और डेनमार्क बहुत नाराज है क्योंकि वो ग्रीनलैंड के ऊपर भी दावा कर रहे हैं। यूरोपीय देशों के ऊपर 50% तक के जो है टैरिफ को लगाने की बात कर रहे हैं। जाहिर है कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ के पार्ट के तहत ही वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, कहीं ऐसा ना हो कि अन्य राष्ट्रों की तरफ से ये रिटेलिएटरी टैरिफ इंपोज करने के कदम उठाने जाने लगे, जिससे कि अमेरिका की इकोनॉमी बहुत हिट होगी और उनका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हालांकि हम ये भी जानते हैं संजीव जी कि अमेरिका को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है, कौन रिटेलिएट कर रहा है, कौन उनसे नाराज है। अमेरिका के बहुत सारे कदमों पर दुनिया के कई देशों ने कई बार नाराजगी जताई है, लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं बोल पाया। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया आकाश जी। डोनाल्ड ट्रंप राजनेता बाद में है, पहले एक व्यवसायी हैं। वो जैसे भी व्यवसायी रहे, उन्होंने व्यवसाय में भी खूब झटके झेले हैं राजनीति के साथ साथ में, तो सीखा भी होगा। ये कोई महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि कुछ इकोनॉमिक फैसले जो हैं वो बड़े तेज़ी से ले रहे हैं, जिनमें एक रेसिप्रोकल टैरिफ है और एक बिंदु पर आप बड़ा डिटेल में बता भी रहे थे दर्शकों को, वो था क्रिप्टो करेंसी की कैपिटल बनने की तरफ भी अब वो आगे बढ़ रहे हैं। यानी वो कहीं ना कहीं डॉलराइजेशन की जो प्रोसेस चल रही थी उसको काउंटर करना चाहते हैं और अपनी मोनोपोली, अपना आधिपत्य बनाए रखना चाहते हैं कि दुनिया में करेंसी के मामले में, पैसे के मामले में अमेरिका का दबदबा हमेशा बना रहेगा। और ऐसा लगता है कि उनके दोनों तीनों प्रयास जो हाल के दिनों में है वो इसी दिशा में है। डॉक्टर प्रवीण, आपने बहुत खूबसूरत सवाल पूछा, धन्यवाद इस खूबसूरत सवाल के लिए। अब देखिए, शुरू में जो आपने बात कही थी वो बहुत बड़ी अच्छी कही थी। अब अगर यूएस ग्लोबल ट्रेड से हटना शुरू कर देता है, देखिए ये तो हो नहीं सकता कि यूएस इंपोर्ट करना रोक दे और एक्सपोर्ट करते रहे। यूएस की जो एमएनसीज हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज है यूएस की, वो भी अलग अलग कंट्रीज में हैं, तो रिटेलिएटरी मेजर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं अलग अलग कंट्रीज के, वो वक्त बताएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यूएस अपने आप को ग्लोबल ट्रेड से कुछ हद तक कट ऑफ कर लेगा। आज अगर इतनी बड़ी महाशक्ति ग्लोबल ट्रेड से कट ऑफ करती है तो फायदा किसको है, नुकसान किसको है, यूएस को ये समझना पड़ेगा। आज ग्लोबलाइजेशन के जमाने में ग्लोबल ट्रेड से वो अलग हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? आज हो सकता है ये चीज चाइना को फायदा पहुंचा दे, चाइना जो इकोनॉमी डिफ्लेशन का शिकार थी वो फायदा लीजिए, यूरोप का, चाइना का, रशिया का एक ब्लॉक बन जाए, बहुत सी संभावनाएं बनती है। और डी डॉलराइजेशन जो आप कह रहे हैं और बढ़ जाए, क्योंकि अब जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन करेंसीज के जमाने में डी डॉलराइजेशन तो पहले से खतरा बना हुआ है। अब अगर ग्लोबल ट्रेड से हटना शुरू हो जाएंगे, देखिए एक वक्त था जब सारी दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रही थी, अब ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़े 40 साल, उसके बाद ऑल ऑफ सडन प्रोटेक्शनिज्म की तरफ आप चल दें तो क्या होगा? अगर आप दुनिया से अलग थलग हो गए तो आपकी करेंसी क्या दुनिया की राजा करेंसी रहेगी? ऑलरेडी आपकी करेंसी डॉलर चैलेंज हो रही है, बहुत फ्रंट्स पे चैलेंज हो रही है, बहुत सी करेंसीज ऐसी हैं। और आपकी मुस्कुराहट ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको थोड़ा समझना भी चाहूंगा, करेंसी वाला जो मसला है और क्रिप्टो करेंसी। क्योंकि एक जमाना था जब यहां पर स्वर्ण मुद्राएं चलती थी, रजत मुद्राएं चलती थी, कौड़ियां और दमड़ियां भी चली, किसी ने नहीं सोचा होगा कि कागज पर कुछ छाप कर दे देंगे और उसको हम मुद्रा की तरह चलाएंगे, तब शायद लोग हंसते। लेकिन बाद में देखिए कागज की मुद्रा कैसी दौड़ी। फिर एक दौर आया
कि आपने देखा कि स्कैनर से स्कैन कर रहे हो, मुद्रा का आता पता नहीं है, किसी ने बहुत दिनों से नोट भी नहीं देखे हैं, और देखिए पूरी इकोनॉमी चल रही है। तो सब कुछ संभव है। संजीव जी, सबसे पहले तो दुनिया क्या आपको लगता है कि अभी सचमुच में किसी के साथ लॉयल्टी, ये मेरा पक्का दोस्त है, परंपरागत दोस्त है रशिया हमारा, लेकिन एक समय पर रहा, आज अमेरिका से हमारी दोस्ती ज़्यादा बेहतर दिखाई देती है। अमेरिका जो एक समय पाकिस्तान को लिए लिए घूमता था साथ में, आज भारत के ज़्यादा करीब है। चीन वो जानता है कि उसकी अर्थव्यवस्था की क्या हालत हो रही है, ऐसे में वो भी बहुत ज़्यादा पंगे नहीं लेना चाहता, भारत के साथ जैसे भी रिश्ते हों व्यावसायिक रिश्तों को बनाए रखना चाहता है। कुल मिलाकर दुनिया की ये पूरी पॉलिटिक्स और दोस्ती यारी किस स्तर पर है अभी? देखिए प्रवीण जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, और मैं यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि वैसे तो सभी राष्ट्रों की जो नीतियां होती हैं, विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो, आर्थिक नीति हो, उसमें अल्ट्रुइज्म होता है, वो स्वार्थपरक होती हैं। जैसे कि आपने स्वयं कहा कि यदि अमेरिका फर्स्ट की बातें चल रही हैं तो इंडिया फर्स्ट भी है, और उसी तरीके से अन्य राष्ट्रों का भी अपना अपने हितों को सर्वोपरि रखने की नीति होती है। लेकिन उसके बावजूद भी राष्ट्रों के बीच में एक वैल्यू बेस्ड कोऑपरेशन भी होता है। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जब हम बातें करते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं कि ये संबंध हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है, साझा हितों पर आधारित है। हम दोनों ऐसे राष्ट्र हैं जो कि एक तरीके के वैल्यू सिस्टम में विश्वास करते हैं। हम जो है पूरे विश्व में एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को, डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बना के रखना चाहते हैं। तो ऐसे में ये जो वैल्यू बेस्ड कोऑपरेशन है अमेरिका का भारत के साथ हो, चाहे वो कनाडा के साथ हो, चाहे वो यूरोपीय राष्ट्रों के साथ हो, अन्य सभी राष्ट्रों के जो लोकतांत्रिक राष्ट्र उनके साथ हो, वो बने रहना चाहिए। उसमें यदि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा कोई बहुत ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच दिखाया जाता है, जैसा कि उन्होंने कनाडा के संदर्भ में दिखाया है, जैसा कि उन्होंने यूरोपीय राष्ट्रों के डेनमार्क के संदर्भ में दिखाया है, तो ऐसे में ये जो वैल्यू बेस्ड कोऑपरेशन के ऊपर शंका पैदा हो सकती है, जो कि अमेरिका के जो मॉरल अथॉरिटी है उसकी, जो एक डेमोक्रेसी की वो दुहाई देता है और ह्यूमन राइट्स की दुहाइयां देता है, बड़े बड़े मॉरल्स की बातें करता है, जब अपने राष्ट्र के दूसरे लोकतांत्रिक राष्ट्रों के साथ संबंधों की बात करता है, तो उसमें जाहिर है कि उसकी जो बातों में जो गहराई है, जो वजन है, वो कम न पड़ जाए, ये अमेरिका के लिए खतरा पैदा होगा। इसी वजह से प्रवीण जी, जैसा कि मैंने कहा कि अमेरिका का एक मॉरल स्टेचर भी है, एक इकोनॉमिक स्टेचर है, एक स्ट्रेटेजिक स्टेचर है, और उसको बना के उसको रखना होगा, और उसको ध्यान में रखते हुए उसे बड़े वैश्विक हितों को भी ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। यदि वो सिर्फ अमेरिका के हितों के बारे में सोचेंगे और किसी एक अफ्रीका जैसे देश की तरह से व्यवहार करेंगे कि नहीं, आपने अगर 2 रुपए ले लिए तो आप इंटरेस्टिंग, अभी हमें 2 रुपए दीजिए, तो इस तरीके का जो व्यवहार है, ये आपने बहुत पते की बात कही कि अमेरिका अगर सबका मॉनिटर बने रहना चाहता है तो वो मॉनिटर वाला बिहेव भी उसको करते रहना पड़ेगा। अगर वो सबका आका और उस्ताद बने रहना चाहता है तो उस्ताद जैसा उसको बड़ा दिल दिखाना भी पड़ेगा। अगर वो वैसे ही बिहेव करने लगा जैसे कोई विकासशील देश या अविकसित देश कर रहा है, पिछड़ा हुआ देश कर रहा है, तो काम कैसे चलेगा। हालांकि आज हालात कुछ ऐसे ही हैं कि आप अमेरिका को कुछ समझें, उसकी अपनी इकोनॉमिक चुनौतियां हैं, उसकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, तो उस अर्थव्यवस्था को चलाए रखने के लिए बहुत बड़ी फंडिंग चाहिए भी उसको, और उसका मैनेजमेंट जो है वो अपने आप में ज़्यादा बड़ी चुनौतियां लाता है। आकाश जी, क्या यही वजह है कि वो आधिपत्य, जो मैं अभी करेंसी की बात कर रहा था कि आप कौड़ी दमड़ी और मुद्राओं से लेकर नोट से होते हुए, नोट क्या, डॉलर क्या है, एक तो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है डॉलर कि वो कभी 70, 75, 80 कुछ भी हो जाता है हमारे, और दुनिया के किसी भी पैसे के मुकाबले सबसे टॉप का होता है, एक तो ये है, और इसका आधिपत्य बना रहे, नहीं तो कल के दिन किसी और की करेंसी ऊपर चढ़ जाएगी। और अब डिजिटलाइजेशन का दौर आ गया, डिजिटल मुद्रा का दौर आ गया है, क्या ये भी एक चिंता का विषय अमेरिका के लिए और इसलिए इस तरह के सारे दांव पेच खेले जा रहे हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। चिंता का दौर तो है, चिंता तो डी डॉलराइजेशन की भी है, अमेरिका के वर्चस्व कैसे मेंटेन रहेगा उसको लेके भी है, लेकिन चिंता का क्या ये सोल्यूशन है? देखिए, प्रॉब्लम है ये दोनों आपने कही, बट प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई हो गई, प्रॉब्लम की रेमेडी क्या है? क्या प्रॉब्लम की रेमेडी टैरिफ है या प्रॉब्लम को बढ़ा देगी? मेरा तो ये सवाल यहाँ पे ये है कि क्या अमेरिकन इकोनॉमी को ये सूट भी करता है कि नहीं, और अमेरिका के अंदर से ही आवाजें उठ रही हैं कि ये उनकी इकोनॉमी को सूट नहीं करता। उनकी तीनों बड़ी स्टॉक मार्केट्स रेसिप्रोकल टैरिफ से एक दिन पहले पूरी तरह डाउन है, बहुत बुरे हालात है। तो क्या अमेरिका को इससे फायदा होगा? बात यहाँ तो ये सोची जा रही है कि जी अमेरिका छोटे देश की तरह कर रहा है या कर रहा है, बट अमेरिका को इटसेल्फ क्या फायदा होगा?
अब सिंपल सी बात है, जो चीज वो इंपोर्ट कर रहा है क्या रातों रात अमेरिका में बननी शुरू होगी? अच्छा, अगर सारे कंट्रीज पे टैरिफ लगा देगा तो एक कंट्री से एक चीज इंपोर्ट होती थी तो क्या बी से आ पाएगी? टैरिफ तो सब पे लगे, रातों रात वो अमेरिका में बनने से रही। अब अमेरिका इंपोर्ट क्यों करता था? क्योंकि वो चीज वहां नहीं बनती थी, जिस देश से आती थी उस देश की चीज को वहां एक्सेप्ट किया जाता था। तो क्या अपने कंज्यूमर्स के साथ वो सही कर रहा है? क्या उसके अपने कंज्यूमर्स पसंद करेंगे? मैं एक और चीज की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूँ डॉक्टर पुरी। मेरे हिसाब से ये सब चीजें, दीज कैन बी गुड पॉलिटिक्स बट नॉट गुड इकोनॉमिक्स। ठीक है, जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे उन्होंने कई वादे Good किए थे, point. कई बातें रखी थी, बट क्या ये गुड इकोनॉमिक्स है या गुड पॉलिटिक्स है? politics दिस है। कुड बी परहैप्स गुड पॉलिटिक्स, बट आई हैव सीरियस डाउट्स। इंटरेस्टिंग, मुझे आपकी पंचलाइन बड़ी अच्छी लगी कि ये गुड पॉलिटिक्स हो सकती है लेकिन गुड इकोनॉमिक्स नहीं है, और दोनों का घालमेल जब होता है ना तो बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिस्ट के जरिए चलनी चाहिए, और शायद यही वजह है कि आप जो बाजार का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि अमेरिका के बाजार इसको हाथों हाथ नहीं ले रहे हैं। संजीव जी, अब क्योंकि अंतिम दौर में है चर्चा के, तो थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि भारत पर इसका असर, भारत का नुकसान क्या है, और भारत का स्टैंड आप इसमें आने वाले दिनों में कैसे देखते हैं, और क्या अमेरिका से कोई रियायत भारत को मिल सकती है? देखिए, मैं इसमें पहले तो ये कहूंगा कि ये गुड इकोनॉमिक्स भी नहीं है, गुड पॉलिटिक्स भी नहीं है, और ये अमेरिका के जो ग्लोबल जो उसकी पोजीशनिंग है उसको वीकेन करने का ही कार्य करेगा। और अमेरिका का जो ये सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच है, जाहिर है कि विश्व के लिए एक निराशाजनक स्थितियां भी पैदा कर सकता है। जहां तक भारत के संदर्भ में आपने प्रवीण जी पूछा है, भारत इस पूरी स्थितियों को बहुत ही धैर्य के साथ, बड़े ही विवेक के साथ डील कर रहा है। भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ लगातार अपने संपर्कों को बनाए रखा है, और हम अमेरिका के साथ वर्तमान समय में एक ट्रेड डील भी नेगोशिएट कर रहे हैं, और उस ट्रेड डील को नेगोशिएशन की प्रक्रिया में भारत पहले से ही अनेक ऐसे जो है उसने टैरिफ जो इंपोर्ट ड्यूटीज हैं उसको कम करने का कई प्रोडक्ट्स में फैसला किया है, जिससे कि अमेरिका के जो प्रोडक्ट्स हैं जाहिर है कि उनको उनकी टैरिफ में कमी आएगी, इंपोर्ट ड्यूटी में कमी आएगी। तो भारत ने पहले ही ऐसे संकेत दिए हैं कि वो अमेरिका के साथ एक सहयोगात्मक रुख बना कर के रखना चाहता है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य इस बात को ऐड करूंगा कि भारत कोई भी आर्थिक निर्णय जब कभी भी लेगा तो जाहिर है कि उसमें वो अपनी जो स्वायत्तता का इस्तेमाल करते हुए, अभी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए ही अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए लेगा। ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिका लगा रहा है उससे भारत के अनेक सेक्टर्स प्रभावित हो सकते हैं। जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है जाहिर है कि वो गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। साथ ही साथ जो डेयरी का जो सेक्टर है, जो वाइन, अल्कोहल इत्यादि का जो ये कई सेक्टर्स हैं जिनको थोड़ा डिटेल में समझना होगा। आकाश जी, बहुत संक्षेप में, क्योंकि मैं क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन आप क्योंकि कुछ कहना चाह रहे, बहुत संक्षेप में अपना पॉइंट रखें। एक चीज यहाँ कहना चाहूंगा, इस साल के बीच में हिंदुस्तान की सरकार की तारीफ करूंगा। हमने सूझबूझ दिखाते हुए, हमारी सरकार ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए नेगोशिएशन शुरू की हैं, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशवाणी.in का मानना है कि हिंदुस्तान पे शायद उस तरह के टैरिफ ना लगे, क्योंकि हमने मौका देखते हुए, मौके की सेंसिटिविटी देखते हुए फ्लेक्सिबल अप्रोच दिखाई है, और ये मैं कहूंगा हमारी सरकार की बहुत सूझबूझ धैर्य है, तो हिंदुस्तान पे शायद उस तरह के टैरिफ ना लगे, उस तरह के टैरिफ ना लगे, काफी हद तक संभावना लगती है। ये दो महत्वपूर्ण बातें, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन पर हम इस चर्चा को अभी यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं। हालांकि ये चर्चा आने वाले दिनों में भी चलती रहेगी, और विश्वास करिए मैं आप दोनों के साथ जो बात हुई है ना इसको बाद में सुनूंगा, क्योंकि मेरा और ज्ञानवर्धन होगा। मैं जानता हूँ कि कुछ सवाल पूछते हुए कई बार उतना ध्यान नहीं रहता है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा रही जिसमें रेसिप्रोकल टैरिफ जैसी जो बात है, और अमेरिकन इकोनॉमी या अमेरिका आजकल जो निर्णय ले रहा है उसकी असली वजह क्या है, उसको विस्तार से हमने समझा। आकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और साथ ही साथ संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप चर्चा में लगातार जुड़े रहे।